1757 ईस्वी में ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। तो किसने जो है प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था, आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट क्लाइव इसका सही उत्तर होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को उत्तर पूर्वी भारत में लड़ा गया था। तो कहाँ लड़ा गया था? उत्तरी पूर्वी भारत में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? अगर आपसे पूछा जाए तो 23 जून 1757 को उत्तरी पूर्वी भारत में लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टुकड़ियों ने बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। क्लाइव की जीत में अंततः अंग्रेजों को भारत में सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बना दिया। तो क्लाइव की जीत ने अंततः अंग्रेजों को भारत में सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बना दिया। प्लासी के युद्ध का राजनीतिक महत्व था क्योंकि इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। तो प्लासी के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भी रखी थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से एक नहीं था? तो आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से एक नहीं था। ऑप्शन दिया गया है बुद्ध, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी संघ, ऑप्शन डी अहिंसा। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अहिंसा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी अहिंसा। बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से अहिंसा नहीं था। कौन कौन से थे? बुद्ध, धर्म और संघ, आपको याद रखना है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। गौतम या सिद्धार्थ, जिन्हें बाद में बुद्ध या प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा, इनका जन्म नेपाल के निचले हिस्से में लुम्बिनी में एक धनी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। तो जन्म कहाँ हुआ था अगर पूछा जाए तो लुम्बिनी में हुआ था, धनी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ स्थित है? तो नेपाल में। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के एक क्षत्रिय कपिलवस्तु वर्तमान में नेपाल के राजा थे और उनकी माँ महामाया थी। अपने माता पिता के घर जाते समय उसने स्वप्न देखा कि एक सफ़ेद हाथी उसके घर में प्रवेश कर गया है और बाद में लुम्बिनी में गौतम का जन्म हुआ। सफ़ेद हाथी आज भी बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। तो सफ़ेद हाथी जो है आज भी बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। किस धर्म के अनुसार निर्वाण या मोक्ष निम्न पर निर्भर करता है? कौन सा? सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो आपको बताना है, इसमें पूछा गया। ऑप्शन ए शैव, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी हिंदू धर्म। तो सही उत्तर आपको बताना है इसमें क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण या मोक्ष निम्न पर निर्भर करता है। कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। निर्वाण शब्द सभी प्रमुख भारतीय धर्मों हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म के ग्रंथों में पाया जाता है। यह संबंधित आध्यात्मिक अभ्यास के बाद आत्मा की शुद्धि और संसार से मुक्ति या पीड़ा की स्थिति से मुक्ति को संदर्भित करता है। जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्त का मार्ग, आध्यात्मिक शुद्धता और ज्ञान का मार्ग सिखाता है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा की शुद्धि और मुक्ति 3 मार्गों सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण से प्राप्त की जा सकती है। तो जैन धर्म के अनुसार आत्मा की शुद्धि किन 3 मार्गों से प्राप्त की जा सकती है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में वसूला जाने वाला कर था। तो उत्तर वैदिक काल में वसूला जाने वाला कर कौन सा था? ऑप्शन ए भागदूध, ऑप्शन बी आकाशवाप, ऑप्शन सी सूत, ऑप्शन डी तक्षण। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भागदूध उत्तर वैदिक काल में वसूला जाने वाला कर था, आपको याद रखना है। वैदिक काल के अधिकारी निम्न थे। अधिकारी और उनके कार्य। तो अधिकारी कौन था? पुरोहित। पुरोहित का कार्य क्या कौन था? मुख्य पुजारी। सेनानी सेना के सर्वोच्च सेनापति को क्या कहते थे? सेनानी कहते थे। ब्रजपति चरागाह भूमि के प्रभारी अधिकारी को वज्रपति कहते थे। जीवग्रह जो है पुलिस अधिकारी को कहा जाता था। दत्ता किसे कहा जाता था? गुप्तचर या संदेशवाहक को। ग्रामरी किसे कहा? गांव का मुखिया को ग्रामरी कहा जाता था। कुलपति किसे कहा जाता था? तो परिवार के मुखिया को कुलपति कहा जाता था। मध्यमासी किसे कहा जाता था? विवादों का मध्यस्थ जो करता था उसे मध्यमासी कहते थे।
भाग दूध किसे कहते थे? राजस्व संग्राहक जो था उसे भाग दूध कहते थे। संग्रहित्री किसे कहते? तो कोषाध्यक्ष को संग्रहित्री कहते थे। आपको याद रखना है और ये सब कॉपी में नोट भी करते रहना है जिससे आपको आसानी रहे। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है, तो स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी निवारक निरोध, ऑप्शन सी इकट्ठा होने की आज़ादी, ऑप्शन डी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इसका सही उत्तर होगा। आपको याद रखना है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों में से एक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अमेरिका के अधिकार विधेयक अनुच्छेद 12 से 35 से प्रेरित मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है। दूसरे शब्दों में अन्य अधिकारों को विशेष परिस्थितियों में निलंबित जैसे अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किया जा सकता है। तो आपको कौन कौन से अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर ये भी आपको याद रखना है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक हैं, कौन से हैं? ऑप्शन ए 2 सदनी निकाय, ऑप्शन बी 3 सदनी निकाय, ऑप्शन सी एकल सदस्यीय निकाय, ऑप्शन डी 6 सदस्यीय निकाय। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एकल सदस्यीय निकाय। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक एक एकल सदस्यीय निकाय हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 के माध्यम से भारतीय संसद कैग के वेतन और अन्य रोजगार शर्तों को निर्धारित करती हैं। उनका वेतन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। उसे राष्ट्रपति द्वारा उसी आधार पर और उसी तरह से पद से हटाया जा सकता है जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन दिया गया सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार क्षेत्र इसे केंद्र और राज्य के बीच और राज्यों के बीच विवादों को निपटाने की अनुमति देता है। ऑप्शन दिया गया अपीली, ऑप्शन बी परामर्शी, ऑप्शन सी रिट, ऑप्शन डी मूल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मूल इसका सही उत्तर होगा। मूल अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र एक संघीय अदालत के रूप में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला करता है। तो एक संघीय मूल अधिकार क्षेत्र जो है एक संघीय अदालत के रूप में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला करता है। अधिक विस्तृत के रूप में केंद्र और एक या एक से अधिक राज्य के बीच कोई विवाद, एक तरफ केंद्र और कोई राज्य या राज्य और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्य के बीच कोई विवाद। अगला पॉइंट 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद। उपरोक्त संघीय विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के पास अनन्य मूल क्षेत्राधिकार हैं। तो आपको ये भी कॉपी में नोट कर लेना है। भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए हैं? ऑप्शन दिया गया है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 37वां संशोधन, ऑप्शन डी 35वां संशोधन। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन इसका सही उत्तर होगा। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है। इस संशोधन अधिनियम के साथ पहली बार भारत के संविधान में न्यायाधिकरण शब्द का प्रयोग किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 14A और अनुच्छेद 323A जोड़ा गया है। तो आपको याद रखना है। अगला पॉइंट अनुच्छेद 323A संसद को प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की घोषणा कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन ए राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन बी निर्वाचन अधिकारी, ऑप्शन सी मुख्य चुनाव अधिकारी, ऑप्शन डी चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्वाचन अधिकारी इसका सही उत्तर होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्त करने का अधिकार है। भारत का चुनाव आयोग भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं को प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों का संचालन करता है। ग्रीष्म अयनांत निम्नलिखित में से किस तिथि को पड़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कॉपी में नोट कर लेना है। ऑप्शन दिया गया है 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 21 जून। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी 21 जून इसका सही उत्तर होगा।
वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून होता है। तो आपसे पूछा जाए वर्ष का सबसे लंबा दिन तो 21 जून, जिसे आमतौर पर ग्रीष्म अयनात कहा जाता है। ग्रीष्म अयनात जिसे आमतौर पर ग्रीष्म संक्रांत या मध्य ग्रीष्म कहा जाता है तब होता है जब पृथ्वी के ध्रुवों में से एक का सूर्य की ओर अधिकतम झुकाव होता है। तो ये कब होता है? जब पृथ्वी के ध्रुवों में से एक का सूर्य की ओर अधिकतम झुकाव होता है। यह सालाना 2 बार होता है। प्रत्येक गोलार्ध उत्तरी और दक्षिणी में 1 बार होता है। उस गोलार्ध के लिए ग्रीष्म अयनांत तब होती है जब सूर्य आकाश में अपनी शीर्ष स्थिति पर पहुंच जाता है और दिन के उजाले की सबसे लंबी अवधि वाला दिन होता है। अगला प्रश्न, अल नीनो के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को दिया गया नाम है। आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी बोलीविया। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पेरू। अल नीनो पेरू के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को दिया गया नाम है, आपको याद रखना है। अल नीनो एक परिवेश परिदृश्य है जो जापानी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर से सतही जल के विषम तापमान को दर्शाता है। अगला पॉइंट, अल नीनो एक मौसम की स्थिति है जो प्रशांत महासागर से में घटित होती है। अल नीनो स्थिति तब होती है जब उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में सतह का जल सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है और पूर्वी हवाएं सामान्य से अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। तब क्या होता है? एक अल नीनो की स्थिति होती है। अल नीनो प्रतिकूल रूप से भारत में बागवानी को भारतीय तूफानों से प्रभावित करता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा अगर निम्नलिखित में से किस वन के सामान्य वृक्ष हैं? भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा निम्नलिखित में से किस वन के सामान्य वृक्ष हैं? ऑप्शन ए मैंग्रोव वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन डी पर्वतीय वन। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? आपसे पूछा गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मैंग्रोव वन, इसका सही उत्तर होगा। ज्वार से प्रभावित तटों के क्षेत्रों में पाया जाता है। ऐसे तटों पर मिट्टी और गाद जमा हो जाती है। तो ज्वार में से प्रभावित तटों के क्षेत्र में पाया जाता है। ऐसे तटों पर मिट्टी और गाद जमा हो जाती है। घने मैंग्रोव सामान्य किस्में जिसमें पौधे की जड़ें पानी के नीचे डूबी रहती हैं। गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के डेल्टा इस तरह की वनस्पति से आच्छादित हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा द्रोणी में सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं जो टिकाऊ और कठोर लकड़ी प्रदान करते हैं। डेल्टा के कुछ भागों में ताड़, नारियल, केवड़ा अगर भी उगते हैं। इन जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इन जंगलों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और सांप भी पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। किस झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है? ऑप्शन ए तोसमगो, ऑप्शन बी वेम्बनाड, ऑप्शन सी डल, ऑप्शन डी लोकटक। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी डल। डल झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। यह एक शहरी झील है जो जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह कश्मीर में पर्यटन और मनोरंजन का अभिन्न अंग है और इसे फूलों की झील, कश्मीर के मुकुट में गहना या श्रीनगर का गहना नाम दिया गया है। तो ये कौन सी? ये डल झील है। अगला प्रश्न, चिनाब नदी किस नदी की सहायक नदी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चिनाब नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी कावेरी। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु। चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब कुछ नदियां और उनकी सहायक नदियां, जैसे गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो यमुना जो है भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कोसी, भागीरथी, अलकनंदा, गोमती, ये सब गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज। ये आपको कॉपी में नोट कर लेना और याद रखना है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ लोहित, दिबांग, तिस्ता, मानस, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। कावेरी की सहायक नदियाँ हारंगी, हेमवती, काबिनी, स्वर्णावती और भवानी, ये आपको कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये कॉपी में नोट कर लेना है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। निम्नलिखित में से किसने 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो निम्नलिखित में से किसने 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी।
मोहम्मद बिन तुगलक को विचारों का व्यक्ति कहा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को विचारों का व्यक्ति कहा जाता है। उन्होंने केंद्रीय राजधानी का विचार शुरू किया और उन्हें नाम मात्र की टोकन मुद्रा शुरू करने का श्रेय भी दिया जाता है। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। उन्होंने किसानों के लिए एक ऋण प्रणाली स्थापित की। उन्होंने दीवान एकोही नामक कृषि विभाग बनाया। उन्होंने अकाल से पीड़ितों को राहत देने के लिए अकाल संहिता स्थापना की थी। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का शासक नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का शासक नहीं था? ऑप्शन ए मुबारक शाह, ऑप्शन बी आराम शाह, ऑप्शन सी बहराम शाह, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुबारक शाह जो है गुलाम वंश का शासक नहीं था। मुबारक शाह, जिन्हें मुबारक खान भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे और खिलजी वंश के थे। मुबारक शाह 14 अप्रैल 1316 को कुतुबुद्दीन की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठे जब वह 17 से 18 वर्ष के थे। उन्होंने खलीफतुल्लाह खलीफा की उपाधि ग्रहण की थी जो उनके सिक्कों पर अंकित है। मुबारक शाह ने गंभीर जुर्माने और करों को समाप्त कर दिया और राजस्व मंत्रालय को याचिका प्रणाली को पुनर्जीवित करने वाले करों की वसूली के लिए कोड़े मारने और कारावास जैसे कठोर उपायों का उपयोग करने पर रोक लगा दी थी। तो आपको ये सब याद रखना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।